हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और ये जो सोशियोलॉजी सीरीज़ हम चला रहे हैं उसका भी भरपूर आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन इन सेशन से मिल रहा होगा। तो आज हम कास्ट की ओरिजिन थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। 7 थ्योरीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर हम स्विच कर जाएंगे लुई डुमॉन्ट जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका क्या टेक था कास्ट पर, वो जानेंगे, ठीक है। जीएस गुरु और एम एन श्रीनिवास को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर टाइम मिलेगा दोबारा से करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। वेरियस जनरल थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। देखिए, पहला है द डिवाइन ओरिजिन ऑफ कास्ट। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्कस थ्योरीज ऑफ द कास्ट। मोस्ट ऑफ द रिलीजियस अथॉरिटीज, Shastra and Purans have advocated the divine origin of the caste system. So the general feeling among Hindus is that it has been established by the order of the god or at least by his wishes and so it should be religiously followed. तो इसका मतलब यही है कि शास्त्र और पुराण बता रहे हैं कि इसका डिवाइन ओरिजिन है, यानी भगवान ने ही सब करके दे दिया है, ठीक है। और ये इसीलिए एक जनरल फीलिंग बनती है कि सब ऑर्डर ऑफ गॉड से हो रहा है, यानी भगवान के निर्देशानुसार होता है कि कौन किस कास्ट पे, कौन किस जगह पैदा होगा या जन्म लेगा, ठीक है। उसकी विश के अकॉर्डिंग हो रहा है। एज पर पुरुषोक्त इन ऋग्वेदा, पीपल बिलोंग टू 4 मेन वर्णास कॉन्स्टिट्यूटिंग द 4 बॉडी पार्ट्स ऑफ पुरुष और द क्रिएटर। तो ब्रह्मा क्या ही बताया जाता है, उनके ही सारे ऑर्गन्स या कहते हैं पार्ट से ये सारे वर्ण का उद्भव हुआ। तो बता रहे ब्राह्मण वॉज माउथ, ठीक है, क्षत्रिय आर्म्स, ठीक है, वैश्य थाइज और शूद्र फीट से, ठीक है। मनु हुज प्रोनाउंसमेंट इज साइटेड एज एन अथॉरिटी ऑल्सो सपोर्टेड दिस वे। तो मनु भी इस व्यू को सपोर्ट करते थे। सिमिलरली इन भगवद गीता इट इज स्टेटेड दैट द fourfold division of caste was created by according to the appointment of qualities and duties. तो भागवत गीता क्या कहती है कि क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग और ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग ये वर्ण सिस्टम आया। दूसरा है कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन थ्योरी, इसके बारे में जानिए। एज एन एक्सटेंशन एंड कोरोलरी टू द ओरिजिन डिवाइन ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, दिस थ्योरी attributes the caste status in this life as determined by one's action of karma in the past incarnations. तो इसका पूरा ये है कि एक तरह से ये डिवाइन जो ओरिजिन ऑफ थ्योरी, डिवाइन जो ओरिजिन कहा गया, यानी कास्ट का ओरिजिन डिवाइन ओरिजिन कहा गया, जो उसी का ये एक्सटेंशन है। मतलब इस एक्सटेंशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कह रहे हैं जो पूर्व जन्म में आपने किया उसके अकॉर्डिंग आपको अगले जन्म में आपका उसी से क्या हो रहा है, निर्धारण हो रहा है कास्ट का, कि आप किस कास्ट में जन्म लेंगे, ठीक है, कर्म के अकॉर्डिंग। Thus even the most wretched man with his most degrading occupation remains satisfied with the belief that the miseries of his present life are the result of his sins in the previous life. तो कह रहे हैं कि इस संसार में जो हम जन्म ले रहे हैं ये प्रीवियस जन्म के अकॉर्डिंग ही डिटरमिन हो रहा है और जिस हिसाब से हमने कर्म किए, पाप कर्म किए, उस हिसाब से हमें जन्म भी मिल रहा है। कौन सी अच्छी कास्ट में या अपर कास्ट में पैदा होंगे या नीचे कास्ट में पैदा होंगे, ठीक है। And if he submissively performs his caste duties in this life, he will be born in higher caste in the next life. कह रहे हैं आप जिस कास्ट में पैदा हो गए, अगर उसकी सारी ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे, सारे कर्म करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो फिर नेक्स्ट जन्म जो हमें मिलेगा वो ऊंची कास्ट में मिलेगा। ये थ्योरी बताती है, ठीक है। कर्मा थ्योरी दस ऑल्सो एक्ट्स एज अ जस्टिफिकेशन टू द डिवीज़न ऑफ लेबर। तो कर्मा थ्योरी जस्टिफाई कर देती है जो डिवीज़न ऑफ लेबर हम सोसाइटी में देखते हैं। तीसरा है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। दिस थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय नेस्फील्ड, इन्होंने ही इस थ्योरी को दिया था नेस्फील्ड ने। एडवोकेट्स दैट ऑक्यूपेशन इज द लोन फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो कह रहे ऑक्यूपेशन यानी जो व्यवसाय लेते हैं वही इसका कह सकते हैं कारण बनता है, या कह सकते हैं कि फैक्टर का मतलब ही है कि यही एकमात्र आप इसको जिम्मेदार मान सकते हैं। कि मान लीजिए सपोज दैट आपने पठन पाठन का कार्य शुरू किया तो आप क्या हैं, ब्राह्मण हैं। आपने व्यवसाय शुरू किया तो वैश्य हैं, ठीक है, इस तरह से। अकॉर्डिंग टू हिम बिफोर दिस सिस्टम प्रिस्टहुड वॉज नॉट द एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण। तो कह रहे प्रिस्टहुड यानी जो पुजारी लोग थे
ये केवल ब्राह्मण की मोनोपोलिस में नहीं थी, बट लेटर ऑन व्हेन hymns and rituals became more complex, a section of people got itself specialized and its members became the brahmins. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये बहुत ही रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स होते गए तो एक सेक्शन ऑफ पीपल खड़ा हुआ और उसने अपने आप को इन सब विधाओं में पारंगत किया, स्पेशलाइज किया, और यही मेंबर्स क्या बन गए, ब्राह्मण्स बन गए. सिमिलरली अदर ऑक्यूपेशन केम टू बी आइडेंटिफाइड विद अदर ग्रुप्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम हेरिडिटी. और फिर ये वंशानुगत होने लगा, जैसे हमारे पिता जो कर रहे थे उसी को वो अडेप्ट कर देते थे. फोर्थ है ट्राइब्स एंड रिलीजियस थ्योरी. It argues that from the very early times there has been a gradual and silent change from tribes to caste. तो कह रहे एक silent change होता गया, ट्राइब बनते गए और ट्राइब से फिर कास्ट बनती गई. ठीक है, दिस चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन अ नंबर ऑफ वेज एंड इट इज़ बिलीव दैट द मोस्ट ऑफ द लोअर और एक्सटीरियर कास्टेज ऑफ टुडे वर फॉर्मरली ट्राइब्स. तो बता रहे हैं जो नीचे वाली जो लोअर कास्टेज हैं ये प्राइमरली क्या थी, ट्राइब्स ही थी ना. Risley has mentioned 4 processes by which the transformation of tribes into caste was effected. तो रिस्ले ने कहा कि 4 प्रोसेस का मेंशन किया, 4 ऐसे प्रक्रियाओं को बताया जिससे क्या हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ट्राइब्स का, किन में, कास्ट में. ठीक है, अब देखिए फिफ्थ थ्योरी है रेशियल थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय हर्बर्ट रिस्ले इन हिज बुक, तो इनकी बुक का नाम है द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, रेशियल डिफरेंसेस एंड इंडोगैमस मैरिजेस लेड टू द ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम. तो इंडोगैमस मैरिजेस ही होती थी. ठीक है, और रेशियल डिफरेंसेस भी था उसमें, और इसी से क्या हुआ फिर ओरिजिन ऑफ कास्ट आप देख पाते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट सिस्टम डेवलप्ड आफ्टर ई माइग्रेशन ऑफ इंडो आर्यंस फ्रॉम पर्शिया वेयर द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस, प्रिस्ट, वैरियर्स, cultivators and artisans, and they maintain this even after coming here. तो इंडो आर्यंस का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि ये आए, पर्शिया से आए, और इनकी सोसाइटी क्योंकि इन 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी, फिर यही धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कास्ट में कन्वर्ट होती गई. ठीक है, they differed from the non-Aryans in culture and racial tracts, so in order to maintain their superior status they started practicing hypergamy and imposed restriction on pratilome marriages. मैकाइवर ऑल्सो लीन्स टूवर्ड्स द थ्योरी ऑफ रेशियल ओरिजिन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर्स. तो यहाँ पे आप जानते होंगे अनुलोम मैरिजेस, प्रतिलोम मैरिजेस, ये सब चलता ही था, लेकिन इनके टाइम पे क्या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया. ठीक है, इंडो आर्यंस की बात की जा रही, नॉन आर्यंस भी कई थे ना, यानी कि 3 डिवीज़न, आर्यंस का, इंडो आर्यंस का और नॉन आर्यंस का. तो इस तरह का डिवीज़न भी था. नॉन आर्यंस क्या थे, कल्चर में भी डिफरेंट थे और इनका रेशियल ट्रैक भी डिफरेंट था. ठीक है, तो मेंटेन करने के लिए सुपीरियर स्टेटस तो इन्होंने क्या किया, हाइपरगैमी को प्रैक्टिस किया और प्रतिलोम मैरिजेस को एक तरह से प्रतिबंधित किया, रिस्ट्रिक्ट किया. ठीक है, मैकाइवर ने भी इस थ्योरी को माना. ठीक है, मैकाइवर बहुत ही चर्चित नाम है. अब देखिए आ जाइए कलर थ्योरी ना. The color question in the formation of caste has also been considered. The color question at the root of the Varna system is apparent from the word Varn, which means color. तो आप वर्ण से ही समझ रहे हैं कि इसका मीनिंग तो कलर ही होता था. तो ये थ्योरी भी इवॉल्व हुई कि कलर भी डिटरमाइन करता है कि क्या कास्ट है. The class which retained utmost purity of color by avoiding intermixture normally gained precedence in the social scale. Curvey, however, did not accept the view that the original meaning of Varn was color. She argues that in the early scanned literature and in grammatical words, Varn means class. तो यहाँ उनको कर्वे का कहना है, ये लेडी है, लेडी सोशोलॉजिस्ट, तो इनका कहना है कि वर्ण का मतलब क्लास था, वर्ग था, ना कि कलर से ले रहे हैं. ठीक है, अब 7th है ब्रोकन मैन थ्योरी. तो अम्बेडकर इन हिज ब्रोकन मैन थ्योरी सजेस्ट दैट शूद्रास वर द ट्राइबल पीपल हु वर डिफीटेड इन वॉर. तो ये अम्बेडकर के ही उससे आ रही है ब्रोकन मैन थ्योरी, जो सजेस्ट करता है कि शूद्र जो थे वो क्या थे, ट्राइबल पीपल थे, आदिवासी ना, जो कि डिफीट कर गए थे वॉर में. डिस्पाइट वेरियस थियोरेटिकल व्यू पॉइंट्स इट इज जनरली अग्रीड दैट इट्स अर्लियर फेज इन द लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, रफली इसका समय बताया जा रहा है 900 से लेकर 500 BC. ठीक है, द कास्ट सिस्टम वॉज रियली अ वन सिस्टम एंड कंसिस्टेड ऑफ ओनली 4 मेजर डिविजन्स. फर्दर द कास्ट सिस्टम stood for different things in different time periods, so it would be grossly misleading to think of the same system continuing for 3000 years. Movement across the categories seems to have
Not only possible but quite common as well. It was only in the post-Vedic period that caste became the rigid institution, and it is and we are familiar with its contemporary definitions. तो बता रहे हैं कि पहले ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं था, लेकिन लेटर वेडिक पीरियड में क्या हुआ कि ये बहुत ही रिजिड इंस्टीट्यूशन बनता गया कास्ट, और बहुत सारे इसमें चेंजेस आते चले गए, है ना, उसकी डेफिनेशंस भी चेंज होती रही. तो आज हम थोड़ा सा उनको भी कर लेते हैं, किनको, ल्यू डिमांड को थोड़ा सा पढ़ेंगे आज. ठीक है, ल्यू डिमांड्स पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम. तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेंगे, फिर वाइंड अप करते हैं. ठीक है, बाकी कल के लेक्चर में हम ले लेंगे. ठीक है, तो ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं ल्यू डुमॉन्ट. इन हिज सेमिनल वर्क इनका कार्य किया वो देख लीजिए. तो इनका है होमो हेरारिकस कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन 1966. बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए. सिंथेसाइज मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ गुरे with micro perspective of empirical studies, thus combining the text with context. तो इन्होंने एक तरह से मिक्स किया इन सब चीज़ों को. His theory of caste hierarchy locates at its basis in pollution and purity. ये पहले भी हमने देखा था, तो ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट है. Distinction and it is a special type of inequality according to him. तो एक तरह से असमानता ही है. ठीक है, देखिए क्या क्या है इसमें. He borrowed theoretical framework from Levi-Strauss which calls for identification of binary opposites, and he applied it in Indian context as caste is about opposition of pure and impure. तो शुद्ध और अशुद्ध की ही बात हो रही है. इन्होंने लेवी स्ट्रॉस जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका ही बहुत सारा कह सकते हैं इनसे इंस्पायर हुए. तो ये क्या कहते थे, लेवी स्ट्रॉस की बाइनरी अपोजिट्स को लेते हुए चलते हैं. तो प्योर है तो इम्प्योर भी होगा. Second, he was deeply influenced by the Bogle cultural explanation of caste and his ideas that division of labor in caste system is not on economic basis but on cultural basis, hence is not exploitative. तो बुगले का भी ये थोड़ा सा काम समझ पाते हैं और उसको ले उठा करके अपने आइडियाज़ में से मिक्स करते हैं और कहते हैं कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ये इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं हुआ है, ये कल्चरल बेसिस पे हुआ है और ये एक्सप्लॉयटेटिव भी नहीं है. ठीक है, बुगले फर्दर आर्ग्यूज that position of every other caste is relative to Brahmins, and these castes evaluate themselves from taking the position of Brahmins as a reference, and every caste is concerned with its boundary maintenance. तो हमने रेफरेंस ग्रुप की भी बात की थी जब हम संस्कृताइजेशन पढ़ रहे थे. तो कह रहे कि ब्राह्मण के रेफरेंस में ही सब हो रहा है, उन्हीं को टॉप, क्योंकि उनको ही टॉप मोस्ट पोजिशन मिली हुई थी कास्ट के पूरे स्ट्रेचर में. ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ से ही सब एक तरह से कंपेयर हो रहा है ना. ठीक है, और इसकी एक बाउंड्री भी मेंटेन करते हुए चल रही. ही कंडेंस द 3 कोर फीचर्स ऑफ बुगले into one all encompassing principle of caste as an ideology of separation of pure and impure. तो pure and impure का separation ही है basically. Thus he views caste from an ideological perspective and not just an empirical reality. Louis Dumont constructed a textually informed image of caste which according to him is a combination of Indological and structuralist approach with dual focus on ideology as well as structure. तो ल्यू डिमॉन्ट का कहना है कि ये कम्बिनेशन है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का और स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव का, और इसका जो ड्यूअल फोकस कहाँ पे आता है, यानी 2 तरह का फोकस है इसमें, आइडियोलॉजी के साथ साथ स्ट्रक्चर पर भी. तो आज के लिए हम इतना यहीं तक रख रहे हैं. कल हम इनका बाकी का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, बाकी का जो इनका मानना है, इनका व्यू पॉइंट है, क्या क्या है वो देखेंगे, और फिर हम स्विच कर जाएंगे एंद्रे बितले का पर्सपेक्टिव देखेंगे. ये सब बहुत ही शानदार सोशोलॉजिस्ट रहे हैं. ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए. डोंट टेक बर्डन. ऑल द बेस्ट.